हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग अध्ययन करेंगे साइक्लोट्रॉन का। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से चार्ज पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन जो पॉजिटिव होते हैं, हाँ, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में किया जाता है। हाई एनर्जी के लिए चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के काम आता है साइक्लोट्रॉन। और नाभिकीय रिएक्टर वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, तो ये तो, और इसकी खोज जो किया था लॉरेंस एंड लिविंगस्टन ने किया था 1934 में। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में ये जानकारी। अब साइक्लोट्रॉन में ये कह रहा है कि हाई एनर्जी के लिए जो है एक्सेलरेट करने में प्रयोग किया जाता है। तो अब हाई एनर्जी से एक्सेलरेट कैसे किया जाए, इस पर हमको ध्यान देना है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल की स्पीड नहीं बढ़ाता है, वेलोसिटी नहीं बढ़ाता है। ये अधिकतम, जब मैग्नेटिक फोर्स अधिकतम वर्क करता है, जब Fb मैक्स रहता है, तो ऐसी दशा में ये सर्कुलर शेप में ले आता है चार्ज पार्टिकल को, जब अधिकतम मैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है तब। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट जानते हैं अब तक, उसकी मदद से ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये स्पीड नहीं बढ़ाता है। तो अब हाई एनर्जी के साथ एक्सेलरेट किया कैसे जाए, मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहां मदद नहीं कर रहा है। अब थोड़ी सी हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तेजी से मोशन करने लगेगा। वहां एक्सेलरेशन तो होता है, स्पीड भी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ने पर वो उसका लेवल डाउन होने लगता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो बहुत हाई एनर्जी के साथ चार्ज पार्टिकल को देने के लिए केवल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा दूरी तक देना होगा। तो ऐसे केस में इतना बड़ा डिवाइस बनाना हमारे लिए संभव नहीं है। अब क्या किया जाए, ये दोनों वैज्ञानिक ने फिर सोचा कि अब दोनों कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की हेल्प लिया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये उपयोग किए ताकि वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़े, और मैग्नेटिक फील्ड का इन्होंने प्रयोग किया कि ताकि उसे सर्कुलर शेप में मॉडल दिया जाए। सर्कुलर शेप में मॉडल लेने से क्या है, जो साइक्लोट्रॉन होगा वो छोटे शेप में वही डिवाइस हमको मिल जाएगा, तो हमारा लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा और स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रयोग करना होगा। तो हम इसके प्रिंसिपल पर गौर करते हैं। प्रिंसिपल में यह है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे अल्फा कण हुआ, ड्यूट्रॉन हुआ, तो ये सबको जो है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट करता है पॉजिटिव आयन को। हाँ, तो प्रिंसिपल में ये काम करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, मतलब स्पीड बढ़ाता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसे सर्कुलर शेप में ले आता है। दोनों कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके यहां पर हम लोग साइक्लोट्रॉन बनाते हैं। तो ये तो रहा प्रिंसिपल। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर शेप में ले आता है। ये दो कॉन्सेप्ट आपकी जानकारी में रहना चाहिए। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन पर गौर करते हैं।
कंस्ट्रक्शन के लिए फिगर का कुछ भाग हम बनाए हैं जो कि आसान है, बाकी और आपके साथ हम बनाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ जाए। हाँ देखिए, यहां 2D आकार का मेटेलिक चैम्बर लेते हैं, प्लेट लेते हैं। हाँ, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखिए बी, ये सॉरी डॉट बनाइए ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड, बाहर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। तो 2 मेटेलिक प्लेट है डी शेप का, और इसीलिए इसका नाम रखा है डीज। डीज मतलब प्लूरल में हो गया ये। हाँ, तो इसलिए इसका नाम रखा गया डीज। और इनके बीच में गैप, स्मॉल गैप छोड़ा गया है। स्मॉल गैप छोड़ा गया है। इन डीज को हम हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से जोड़ देते हैं, एसी वोल्टेज से जोड़ देते हैं। एसी वोल्टेज जोड़ने से क्या होता है, इसकी पोलैरिटी लगातार चेंज होती रहती। एसी का प्रयोग अभी तक जितना हम लोग फिजिक्स पढ़े हैं, अब जाके हमको मिला है एक जगह। अभी एसी पढ़ाया नहीं गया, आगे पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो अब देखिए कंस्ट्रक्शन इसका कैसे किया जाए। तो यहां पे एक चार्ज पार्टिकल क्यू उत्पन्न होता है। ये तब होता है जब D1 प्लस पर और D2 निगेटिव पर होता है। तो चार्ज पार्टिकल क्यू यहां पे प्रोड्यूस हुआ। अब ये यहां से यहां तक देखिए, जो इस स्मॉल गैप है इसके बीच बहुत हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत हाई वोल्टेज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहाँ चार्ज पार्टिकल उत्पन्न हुआ है किसी स्रोत द्वारा, तो यहां से यहां तक जाने पर इसका स्पीड क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये चला गया मैग्नेटिक फील्ड में। यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इस स्मॉल गैप में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोनों डीज में यहां सब क्या है, स्मॉल गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और दोनों डीज में, और ये सब बाहर हर जगह क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा होगा डॉट से कि वर्टिकली अपवर्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां तक बात है, जब ये प्लस होगा ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा, और पोलैरिटी जब चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर हो जाएगा। ये बार बार बदलता रहेगा, हमेशा बदलता रहेगा। तो आप ध्यान दें, अब ये D1 देखिए यहां प्लस पे है, और D2 क्या है, माइनस पे है। तो D1 से D2 पर चार्ज पार्टिकल जाएगा तो सीधा जाएगा, यहां सर्किल नहीं बनेगा, अंदर सर्किल नहीं बनेगा। अब जाके यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर गया, ये परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड दर्शाया नहीं है क्योंकि फिगर बनाना है हमको। तो ये सर्कुलर शेप ले लेगा। मैग्नेटिक फील्ड में जब प्रवेश करेगा तो इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा, इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा। इस टाइप से आगे। अब पोलैरिटी तुरंत इसकी चेंज हो जाएगी। तो ये चीज जो मैं कर रहा हूं इसमें समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये डिवाइस है, ये बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन होगा। अब की बार D2 जो है पॉजिटिव हो जाएगा, अब D1 निगेटिव हो जाएगा। तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में फिर यहां सर्कुलर शेप नहीं लेगा, फिर स्पीड इसका बढ़ जाएगा बहुत तेजी से। मान लेते हैं यहां चार्ज पार्टिकल चला, स्मॉल गैप जो कवर किया उसमें वेग क्या हो गया, v, और r रेडियस का पथ कवर करके, स्मॉल r रेडियस पथ करके आ गया यहां। अब फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया। अब जो गैप दिखाया गया इतना बड़ा गैप नहीं होता है, लेकिन आपको क्लियर करने के लिए हमें गैप बनाना पड़ता है। अब यहां v वेग हो गया होगा तो यहां तक वेग नहीं बढ़ा, लेकिन फिर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब फिर इसका वेग पहले से भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां और ज्यादा वेग हो गया। अब जब वेग अब बढ़ गया तो क्या किया जाए, तो आप ये कंसेप्ट और पढ़े होंगे, स्मॉल r इक्वल टू क्या होता है, mv अपॉन qb, ये पढ़ चुके हैं। तो जब v बढ़ रहा है, v लगभग 2 गुना होगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। v का मान बढ़ता जाएगा, रेडियस का मान बढ़ता जाएगा, v का मान बढ़ता जाएगा, रेडियस का मान बढ़ता चला जाएगा। तो रेडियस प्रोपोर्शनल मोमेंटम। तो अब ये यहां जाके यहां नहीं मिलेगा, बल्कि थोड़ा सा आगे मिलेगा। चलो यहां चला गया, मान लेते हैं यहां ये पथ यहां बनाया, आगे बढ़िए। फिर अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, फिर इसका स्पीड बढ़ेगा, फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा D1 और D2 क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहां तक सीधे जाएगा। अब फिर D2 में चला गया, D2 में मैग्नेटिक फील्ड होता है वर्टिकली अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो मैक्सिमम कार्य करेगा QVB, ये परपेंडिकुलर है ना, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर जब v वेग से प्रवेश करता है तो
मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कार्य करता है और वो केवल सर्कुलर शेप में लाने में हेल्प करता है। तो ये यहां तक फिर पहुंच गए हम लोग, फिर ये पोलैरिटी चेंज हो गई, फिर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा। तो ये क्रिया बार बार चलती रहेगी, ये क्रिया बार बार चलती रहेगी। ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिल जाता। हमारा लक्ष्य है हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल जो है हाई एनर्जी प्राप्त कर ले। अब हम समझते हैं हमें लक्ष्य की तरफ से निकाल देना चाहिए। यस, ये है आपका साइक्लोट्रॉन। तो चित्र में ज्यादा हम कठिनाई कुछ नहीं पैदा किए हैं। अब ये साइक्लोट्रॉन टू टारगेट के लिए निकल गया। अब यहां ये चीज ये देखिए, यहां पे आपका ये क्यू है, यहां पे ये मुड़ा कैसे, ये आपका पॉजिटिव चार्ज रहा होगा जिसको आपने घुमाया है इस टाइप से सर्कुलर शेप में और वो बाहर निकल गया। ये बाहर कैसे निकला होगा, यहां पे निगेटिव एक डिफ्लेक्टर बनाया जाता है, तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो जाहिर है उसको जो है ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाता है ताकि वो सर्कुलर शेप ना बना के अब बाहर की ओर निकल जाए। क्योंकि जो आप फ्रीक्वेंसी सेट किए थे उसके हिसाब से जितना वेग प्राप्त करना चाहिए था लास्ट में प्राप्त कर लेता है। अब उसके बाद आपको टारगेट के लिए वो मिल जाता है जहां पे आप उसका उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो हम समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यस, इसके बाद हम लोग देखेंगे, हाँ कंस्ट्रक्शन हो गया और इसके बाद देखेंगे हम लोग वर्किंग पे देखेंगे। वर्किंग में क्या है, मान लेते हैं चार्ज क्यू है, इसका इनिशियल वेलोसिटी v रहा होगा। पहला जो सर्किल बनाएगा वो स्पीड v से बनाया होगा, ये जो v प्राप्त किया होगा तो r सर्कुलर रेडियस प्राप्त किया होगा। तो ऐसी दशा में जो सर्कुलर पाथ होगा उसकी रेडियस जो होगी, या चाहे तो लिख लीजिए सेंट्राइपेटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो जो सर्कुलर शेप में मोड़ता है उसके लिए कौन उत्तरदायी, मैग्नेटिक फोर्स जो है सेंट्राइपेटल फोर्स प्रोड्यूस करता है। तो सेंट्राइपेटल फोर्स हो जाएगा mv² अपॉन r इज इक्वल टू क्या, qb। वी कैंसिल हो जाएगा, r बराबर यहां आएगा mv अपॉन qb। तो ये हो गया, यहां से स्मॉल r आ जाएगा। वर्किंग में यही सब हो रहा है। हाँ, बाकी चीज टाइम पीरियड के लिए अगर बात किया जाए, टाइम पीरियड, तो ये जो हाफ रोटेशन कंप्लीट करता है, हाफ रोटेशन कंप्लीट करता उसमें जो टाइम लगता है विद्यार्थी हाफ रोटेशन में, तो t इक्वल टू होता है 2 पाई m होता है पूरे के लिए, तो ये हो जाएगा पाई m अपॉन QB। हाफ रोटेशन में इतना टाइम लगता है, तो पूरा रोटेशन निकालना चाहें तो स्मॉल t के स्थान पे क्या लिख देंगे, t/2 बराबर पाई m अपॉन QB। तो t बराबर यहां से आ जाएगा 2 पाई m अपॉन QB। यहां से टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो जो ये वर्किंग हमने बताया, जो आपको बताया पोलैरिटी चेंज होगा, ये सब क्या था, वर्किंग था। कंस्ट्रक्शन तो ये शेप बताता है कि D1 D2 क्या है, ये सब बताता है कंस्ट्रक्शन, ऊपर की डिजाइन। हाँ, तो वर्किंग में हमने आपको बताया कि एक चार्ज यहां उत्पन्न होता है उस दशा में जब D1 पॉजिटिव होता है, D2 नेगेटिव होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में चला जाता है तो वो सर्कुलर शेप में आ जाता है। यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, डीज में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, केवल मैग्नेटिक फील्ड है। तो D1 D2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर,
या इधर होगा पोलैरिटी चेंज होने पर, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा वर्टिकली अपवर्ड होगा, तो ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर भी है। तो हमें पूरा टाइम पीरियड भी यहां से मिल गया। और फ्रीक्वेंसी अगर आपको चाहिए, यहां जो ये एसी वोल्टेज लगा है इसकी फ्रीक्वेंसी कहें या साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी को न्यू से या एन से डिनोट किया जाता है। ये होगा 1/T या QB/2πm। ये आपका फ्रीक्वेंसी आया। एसी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी कहिए, या इसे क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। तो आप इतना कॉपी कीजिए, तो फिर और जानकारी आपको देते हैं। हाँ फ्रेंड, देखा जाए काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन, तो जिसके लिए आप आए थे उसकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह कितना है ये देखा जाए। जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये प्रोसेस पूरा करते हुए जब बाहर निकलने लगेगा टू टारगेट के लिए बाहर निकलने लगेगा डिफ्लेक्टर की मदद से, ऐसी दशा में उसकी रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर हो जाएगी, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी मैक्स। ध्यान दें, यहां वी वेलोसिटी शुरू किया था, यहां वेलोसिटी बढ़ा, फिर यहां के बाद यहां बढ़ा, बार बार वेलोसिटी बढ़ता गया, रेडियस बढ़ता गया। एट लास्ट जो रेडियस आया, सबसे बड़ा रेडियस, वो कैपिटल आर हो जाएगा। और एट लास्ट जो चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी यहां प्राप्त किया बाहर निकलते समय, वो सबसे ज्यादा वी मैक्स प्राप्त किया। ऐसी दशा में उसका रेडियस कैपिटल आर बराबर जो हो जाएगा एम वी मैक्स अपॉन क्यू बी। मास वही है, मास नहीं चेंज हुआ है। हाँ, तो रेडियस इतना आया। बाकी और चीज में देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। रेडियस इतना आया, तो अब इसकी काइनेटिक एनर्जी, जब वेग मैक्सिमम होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगा। और टाइम पीरियड में आपको पता है कि वो कोई चेंजिंग नहीं होता, वो एक मसला है नहीं। तो यहां की सहायता से हमें वेलोसिटी फाइंड कर लेना चाहिए। तो वी मैक्स बराबर क्यू बी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल एम। अगर वी मैक्स हमें प्राप्त हो गया है, तो अब हम काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। के मैक्स इक्वल टू 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, इतना हमको मिल रहा है। एक एम से कैंसिल हो रहा है, तो जो यहां पे मिल रहा है हमको क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 एम। अपॉन 2 एम, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स हमको मिल चुका है यहां पे। तो विद्यार्थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स मिल गया। हम लोग ये वैल्यू निकाले किसकी सहायता से, वी मैक्स की सहायता से काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकाले हम लोग। एक और रास्ता आपके लिए हो सकता है, एक और रास्ता ये है कि जो आप स्मॉल गैप है इसके बीच क्या हो जाए, अगर वोल्टेज, वेलोसिटी नहीं, ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं, यदि पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम हो कितना है स्मॉल गैप के बीच, वी है, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी क्या, क्यू वी। कब, यहां से यहां तक जब चार्ज पार्टिकल जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इतना है। तो स्मॉल गैप के लिए, स्मॉल गैप, एक स्मॉल गैप यहां से यहां तक गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतना हो गई। अब के बराबर एक ये तो आधे के लिए, यहां से यहां तक के लिए केवल काइनेटिक एनर्जी हुआ। चार्ज पार्टिकल वन स्मॉल गैप कवर किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई इतना। और अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, यहां से चल के यहां तक चलता है, तब काइनेटिक एनर्जी, तो पूरा एक कंप्लीट करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 2 नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा 2q v फॉर 1 कंप्लीट
फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक कंप्लीट चक्कर में जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि 2 बार ये क्रॉस करेगा, ये गया फिर यहां आया, तो क्यूवी क्यूवी क्या करेंगे, एक कंप्लीट सर्किल में 2 बार गुजरना होगा तो हो जाएगा 2QV। तो आपको ये ध्यान देना है कि एक कंप्लीट सर्किल में साइक्लोट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी चार्ज पार्टिकल को, वो इतना प्राप्त करेगा, अर्जित करेगा, इतना गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। और ये कितने रोटेशन कंप्लीट किया है बाहर जाने से पहले, तो मान लेते हैं n रोटेशन कंप्लीट किया है उसने। तो n रोटेशन जब कंप्लीट किया है तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी टोटल, वो k इक्वल टू हो जाएगी, 1 रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी इतना है, 1 कंप्लीट रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी इतना है, तो n कंप्लीट रोटेशन में n गुना हो जाएगी। अरे भाई, अधिकतम हम साइक्लोट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल अधिकतम वो एनर्जी ही तो देना चाहते थे, तो अधिकतम एनर्जी आपका यही हो जाएगा, तो 2QNV हो जाएगा। तो n से आप गुणा कर देंगे तो ये जो है इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों एक चीज हो जाएंगे। तो अगर वोल्टेज हमें मालूम है, अगर इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी k इक्वल टू 2QV होगी। ये कहां से आया आपको पता चल गया होगा, क्योंकि 1 गैप कंप्लीट करता है केवल एक ही बार, तो ये QV प्राप्त करता है। तो लौट के आया तो 2QV, एक कंप्लीट रोटेशन में 2QV। तो n कंप्लीट रोटेशन मान लेते हैं बाहर निकलने से पहले चार्ज पार्टिकल किया होगा, तो ऐसी दशा में टोटल जो काइनेटिक एनर्जी होगी या k मैक्स दोनों एक ही चीज है, 2QNV या n इंटू 2QV इतना आएगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम लिमिटेशन की चर्चा करते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन क्या है? तो साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन ये है कि ये न्यूट्रल पार्टिकल के लिए यूजफुल नहीं, इसमें न्यूट्रल पार्टिकल यूज नहीं किया जाता है। न्यूट्रल पार्टिकल यूज करने से उस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए जो है न्यूट्रल पार्टिकल का उपयोग नहीं किया जाता है। साइक्लोट्रॉन में जो है, साइक्लोट्रॉन के लिए जो है, साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होने की वजह से तुरंत बहुत हाई स्पीड प्राप्त कर लेता है। बहुत हाई स्पीड करने की वजह से तुरंत साइक्लोट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है। बहुत कम होने की वजह से बहुत जल्दी बहुत हाई स्पीड प्राप्त कर लेता है। बहुत हाई स्पीड प्राप्त करने की वजह से उसका स्पीड इतना बढ़ जाएगा बाद में जाके कि वो स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में आप नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे तो जो यहाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वो फ्रीक्वेंसी भी बाद में क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा, चेंज होने लगेगा, क्योंकि उसका मास बढ़ने लगेगा। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से होता है m इक्वल टू m नॉट अपान अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। ये आइंस्टीन का रिलेटिविटी का सिद्धांत प्रिंसिपल है। तो यहां से क्या है, ये रेस्ट मास है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ये स्मॉल v जो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट है और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये सब लोग जानते होंगे और देखे भी होंगे। तो ऐसी केस में अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं अगर आप, तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होने की वजह से उसका स्पीड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेगा, तो ये v का मान c की तुलना में नेग्लेक्टेड नहीं रह जाएगा। तो जाहिर है कि उसका मास बढ़ जाएगा। जब मास बढ़ जाएगा तो जो हमने अभी फ्रीक्वेंसी निकाला QB अपान 2πm, यहां से मास की ये वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। ये रखने की वजह से फ्रीक्वेंसी का मान डिक्रीज करने लगेगा। तो ध्यान दें, यहां फिर से देख लें लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन में, साइक्लोट्रॉन इज नॉट यूज्ड टू एक्सेलरेट अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। यहां देखिए, न्यूट्रॉन को साइक्लोट्रॉन जो है न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता। जिस पर कोई चार्ज ना हो उसको एक्सेलरेट नहीं करता। जब चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट उस पर नहीं वर्क करेगा। यस, वो सीधे गामा की तरीके से चला जाएगा, तो उसका कोई मतलब यहां पे नहीं है।
दूसरा देखा जाए कंसेप्ट, साइक्लोट्रॉन इज नॉट यूज्ड टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे हैव वेरी स्मॉल मास। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत छोटा मास रखता है, बहुत छोटा मास रखने की वजह से बहुत जल्दी जो है बहुत हाई स्पीड प्राप्त कर लेगा, बहुत हाई स्पीड प्राप्त कर लेगा। तो वो स्पीड इतना ज्यादा हो सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में नेग्लेक्ट न किया जाए। ऐसी दशा में इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ने लगेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी, जब मास का ये फार्मूला उसमें रखेंगे हम लोग, तो फ्रीक्वेंसी बाद में डिक्रीज करने लगेगा। और हमारा फ्रीक्वेंसी हमेशा ये यहाँ क्या होता है, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये सब इसकी लिमिटेशन है विद्यार्थी। तो साइक्लोट्रॉन के संबंध में जितनी जानकारी हमें देना था हमने दे दिया है। बहुत शार्ट में छोटा वीडियो बनाया, इसके लिए पहले से फिगर का कुछ पोर्शन जो आपको देखना चाहिए वो पहले बनाया और कुछ आपके साथ बनाया ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए कि वो कैसे बना है। तो हाँ विद्यार्थी, आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।